मुझे ना इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में करियर बनाना है सर। आप प्लीज बताओ कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी नहीं आता। अगर आपका भी एग्जैक्टली यही डाउट है तो ये पूरा सेशन आपके लिए है। मैं फिर बता देता हूं, ये कोई छोटा 5-10 मिनट का सिर्फ व्यूज ज्यादा लाने के लिए बनाया हुआ वीडियो नहीं है, ना ही ये किसी इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया हुआ वीडियो है, बल्कि बहुत ज्यादा डेप्थ में और स्लोली आपको ये समझाने की कोशिश करी है कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या होता है। ठीक है, क्या अलग अलग एक कमर्शियल बैंक और इन्वेस्टमेंट बैंक के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बैंक कौन कौन से डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है, कितने तरीके के होते हैं, क्या क्या रोल्स हैं, क्या सैलरीज हैं, और लास्ट में क्या स्किल्स हैं जो मुझे चाहिए इन ऑर्डर टू गेट अ रोल और गेट अ प्रोफाइल अ जॉब इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। ठीक है, तो अगर अपन स्टार्ट करें बिल्कुल बेसिक से, तो सबसे पहले अपने को समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कमर्शियल बैंक एंड एन इन्वेस्टमेंट बैंक। तो अब देखो, सिंपल सी बात है, कमर्शियल बैंक दो प्राइमरी चीजें करती है। एक, नंबर वन, वो लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, एंड नंबर टू, वो लोगों को लोन देती है। और इसके अलावा जो बाकी सारी चीजें हैं वो सब एंसिलरी एक्टिविटीज में आती है। तो जैसे सर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या कमर्शियल बैंक है? एब्सोल्युटली यस। सर, क्या कोटक महिंद्रा बैंक इज अ कमर्शियल बैंक? एब्सोल्युटली यस। दे एक्सेप्ट डिपॉजिट, दे गिव लोन्स एंड दे डू अदर एक्टिविटीज ऑल्सो। आरबीआई ऑथराइज्ड बैंक्स हैं, आरबीआई रजिस्ट्रेशन लाइसेंस देता है, बैंकिंग लाइसेंस कमर्शियल बैंकिंग का। सर, उसके अगेंस्ट अगर मैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाता हूं तो क्या क्या चीजें मुझे मिलेंगी देखने के लिए, थोड़ा देखना। इन्वेस्टमेंट बैंक अगर तू देखता है तो इसके अंदर अलग अलग तरीके से फंक्शनल्स हैं। हम एक एक चीज डिस्कस करते हैं, पहले मैं आपको लाइन आइटम वाइज समझा देता हूं। लाइक फॉर एग्जांपल सर, एक तो होता है कोर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, जिसको बोला जाता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिवीजन। फिर एक होता है इक्विटी कैपिटल मार्केट्स, जहां पर आईपीओ रिलेटेड चीजें होती हैं। फिर एक होता है रिसर्च, हार्ड कोर रिसर्च होता है सर। ठीक है, ये सब समझेंगे अपन, टेंशन मत लेना। डेट सिंडिकेशन, ट्रेडिंग एंड ब्रोकरेजेस, और लास्ट में आता है वेल्थ एंड असेट मैनेजमेंट। ठीक है, अब अगर मैं आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिसीजन से बताना स्टार्ट करूं, ठीक है, तो इसका जो प्रोसेस है ना वो कुछ ऐसे चलता है: 1 2 3 4 5 6। इन्होंने कुछ गड़बड़ कर दी है। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 शुड बी हियर। या 4 5 6 7। ध्यान से समझिए, इन्वेस्टमेंट बैंक में जब आप जाते हो, यूजुअली अपन तो कोई भी एक बेसिक कंपनी समझ लेते हैं, एक बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई आप एक इन्वेस्टमेंट बैंक में काम कर रहे हो, जैसे कि आप एक कोटक कोटक के इन्वेस्टमेंट बैंक काम में काम करते हो। ठीक है, इन्फोसिस कोटक के पास आया और बोला कि यार हमको है ना एक मिड साइज डेटा एनालिटिक्स कंपनी खरीदनी है। मिड साइज डेटा एनालिटिक्स कंपनी खरीदनी है, ठीक है, जिसके इंटरनेशनल ऑपरेशंस हो। ठीक है, तो ये मैंडेट आया है मेरे पास, इसको बोलते हैं मैंडेट का आना। अब आप क्या करेंगे? व्हाट यू विल डू? क्या हम सीधे जाके बाजार में ढूंढना शुरू करेंगे? नहीं, सबसे पहले इन्फोसिस के साथ एक बेसिक मीटिंग होगी, उनकी रिक्वायरमेंट्स को और डिटेल में समझा जाएगा। ठीक है, कि बिजनेस कैसा होना चाहिए, कितनी पुरानी कंपनी चाहिए, किस एरिया में डेटा एनालिटिक्स करते होना चाहिए। एक बार जब वो चीज हो गई ना, फिर मैं क्या करता हूं, मैं मार्केट में जाके है ना अलग अलग कंपनीज के टारगेट स्काउटिंग करता हूं। मतलब मैं जाके ये आइडेंटिफाई करता हूं कि कौन कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जो अगर मैं जाके इंफोसिस को पिच करूं तो इंफोसिस मोस्टली उसको मान ले। ठीक है, एक बार ये टारगेट स्काउटिंग हो जाती है, मैंने 5 डिफरेंट अलग अलग कंपनीज मैंने नजर में डाल के रखी, उसके बाद आता है प्राइमरी ड्यू डिलीजेंस। प्राइमरी ड्यू डिलीजेंस इसलिए करा जाता है कि भाई एक तो ये पांचों कंपनीज हैं, चलो 1 मिनट मान लो मेरे को पांचों कंपनीज इंफोसिस को प्रेजेंट करनी है।
तो मैं उन पांचों कंपनीज पे ये सारी एक्टिविटी परफॉर्म कर लूं, इसके पहले कम से कम मैं इतना तो इंश्योर करूं कि ये पांचों में से कोई कंपनी इस लायक भी है कि नहीं कि आगे उस पर मेहनत करी जाए। समझ रहे हो, कई बार ऐसा होता है कि बिजनेस प्राइमरी ड्यू डिलीजेंस में ही बाहर हो जाता है। सर कैसे बाहर हो जाएगा? सीईओ ड्रग लेते हुए पकड़ा गया कंपनी का, खत्म हो कोई किस्सा। समझ रहे हो आप, खेल खत्म हो गया ना वहां पर। आपको क्यों इन्फोसिस एक्वायर करेगा? करप्शन में नाम आ गया, से फॉर एग्जाम्पल नामचीन लोग हो गए आप। एक बार मेरा प्राइमरी ड्यू डिलीजेंस ओके हो जाता है ना, उसके बाद फिर मैं अगली स्टेप्स पे आता हूं, जैसे कि वैल्यूएशन। वैल्यूएशन में हम क्या इन चारों पांचों डेटा एनालिटिक्स कंपनी की वैल्यू डिराइव करते हैं क्या? वैल्यू डिराइव करते हैं। अब ये वैल्यूएशन परफॉर्म करते समय मेरे को तीन चीजों पे फोकस रखना होता है मेजरली। एक, कि मेरी कंपनी कितना कैश फ्लो जनरेट कर रही है, कौन सी डेटा एनालिटिक्स वाली कंपनी, इस कैश फ्लो में ग्रोथ कितनी है, और इस कैश फ्लो और ग्रोथ के अराउंड रिस्क क्या है। ठीक है, हाउ मच इज द रिस्क विद दिस कैश फ्लो एंड ग्रोथ। नाउ अंडरस्टैंड। एक बार मैंने एक वैल्यू निकाली कि भाई से फॉर एग्जांपल 200 करोड़ रुपए का वैल्यूएशन आ रहा है। इसके बाद है ना क्या होता है, मैं मेरे क्लाइंट को दिखाऊंगा कि भाई देखो ये चार पांच कंपनीज हैं, आप बताओ इनमें से कौन सी आपको आगे बढ़नी है। ठीक है, और ये भी प्राइमरी वैल्यूएशन ही है। क्लाइंट सिलेक्ट करता है कि दो कंपनीज के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो मेरा इन्वेस्टमेंट बैंक दो अलग अलग डेटा एनालिटिक्स कंपनीज के मैनेजमेंट से मिलने जाता है और उनको बोलता है कि इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट आईटी सर्विसेज कंपनीज आपको खरीदने की इच्छा जाहिर कर रही है, आपको बिकना है क्या? वो बोलते हैं हाँ हाँ, हम भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे, एक बढ़िया सिनर्जी बनेगी, हम भी बिक जाते हैं। तो फिर मैं उनसे क्या मांगता हूं, मैं उनसे उनकी सारे डिटेल्स मांगता हूं, पूरी जन्म कुंडली मांगूंगा, बैलेंस शीट मांगूंगा, P&L मांगूंगा, इनकम स्टेटमेंट मांगूंगा, फुट नोट्स हैं, नोट्स टू अकाउंट्स हैं, सारे रिटर्न्स हैं, सारी फाइलिंग्स हैं। उन सारे डॉक्यूमेंट्स का जब आप ड्यू डिलीजेंस करते हो, ठीक है, उसको बोला जाता है फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप देख रहे हो कि कोई कंपनी है जिसकी वैल्यू 2000 करोड़ आई, से फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी की वैल्यू 2000 करोड़ आई, ठीक है, अब आप ने देखा तो उसकी कंटिंजेंट लाइबिलिटीज जो है उस बिजनेस की वो 1500 करोड़ है, 1800 करोड़ है। अगर एक मिनट समझना, अगर आपको अभी तक नहीं पता है कंटिंजेंट लाइबिलिटी क्या होती है, 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो, गूगल पे जाके सर्च कर लो। आई वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू बी ऑन द सेम पेज जब हम आगे बढ़े। ठीक है, तो मान लीजिए 2000 करोड़ की वैल्यू निकल के ये 1500 करोड़ रुपए, तो उसको कंटिंजेंट लाइबिलिटी कभी भी खड़ी हो जाएगी आके। तो ये तो बैंक्रप्सी जैसे सिचुएशन पे आ गया ना मेरा कंपनी। ठीक है, तो कहीं ऐसा कुछ तो नहीं, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। वो हम चीजें फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस में देखते हैं। एक बार फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस कंप्लीट होता है तो उसके बाद फिर लीगल ड्यू डिलीजेंस होता है। आपने सारे रिटर्न्स टाइम पे भरे कि नहीं भरे, कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं कर रहे हो, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, कोई बिजनेस रन कर रहे हो, तो उसके लिए आपके पास क्या सारे अप्रोप्रिएट लाइसेंसेस है क्या, पहले कभी ईडी सीबीआई वगैरह ने दरवाजा तो नॉक नहीं करा है आपका, ये सारी चीजें डिस्कस होती हैं। फिर क्या होता है पता है, एक बार जब ये 5th लेवल पे लीगल ड्यू डिलीजेंस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद 4 लोग बैठेंगे, इन्फोसिस, मैं जो इन्फोसिस का इन्वेस्टमेंट बैंकर है, डेटा एनालिटिक्स कंपनी और वो डेटा एनालिटिक्स कंपनी का इन्वेस्टमेंट बैंकर। ठीक है, और फिर फाइनल प्राइस पे कि क्या वैल्यू पे इन्फोसिस डेटा एनालिटिक्स को खरीदेगा वो फ्रीज होता है, एंड मोड ऑफ पेमेंट फ्रीज होता है कि फुल कैश डील होगी, इक्विटी डील होगी, या कैश एंड इक्विटी डील होगी। फुल कैश मतलब भाई तेरी 1500 2000 करोड़ रुपए की कंपनी, ये ले 2000 करोड़ का चेक। इक्विटी मतलब 2000 करोड़ की कंपनी के अगेंस्ट में तो इन्फोसिस के शेयर्स ले ले, तू जाके बाजार में बेच देना उसको। ठीक है, और 50-50 में आपको पता है ये प्रपोर्शन बन जाता है उसका। एक बार ये सारी चीजें हो गई, इसके बाद लास्ट में आता है टैक्स कंप्लायंसेस। आपने सुना होगा एक प्रोफाइल आती है M&A टैक्स, जिसमें आप मर्जर्स एंड एक्विजिशन के जो टैक्स रिलेटेड इश्यूज हैं, अगर आपका कोई क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन हुआ है, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हुआ है, तो और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। और ऐसे करते करते प्रॉपर एक मर्जर और एक्विजिशन और एक डील साइकिल कंप्लीट होती है। ठीक है, ये है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिवीजन। अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूं तो आपने देखा होगा कि सेकंड में
एक इक्विटी कैपिटल मार्केट्स है, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग प्ले करते हैं। अब अगर आप यहां देखोगे ना, तो ये प्योर शेयर बाजार का काम है। शेयर में कोई कंपनी है छोटी सी, ठीक है, जैसे मान लो उसको आईपीओ लेके आना है, अपन तो एक काम करते हैं, स्टड्स करके एक कंपनी है जो हेलमेट बनाती है। सुना हो आपने, स्टड के हेलमेट देखे होंगे, ब्लैक कलर के, वो ऐसे खुलते हैं पूरे, ठीक है। तो स्टड कंपनी हेलमेट बनाती है, वो मेरे पास आई कोटक के पास, मेरे को बोलती है जी हमें है ना बाजार से पैसा उठाना है। तो मैंने बोला उठा लो, किसने रोका है? तो बोले नहीं नहीं ऐसे नहीं उठाना है, हमको हमारे इक्विटी शेयर्स इशू करने तब बाजार से पैसा उठाना है। ओके, तो बोले आप मदद करोगे? तो बोले हम ही मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा, हम तो बैठे ही इसलिए कि आपकी मदद करें। तो अब क्या होता है ना, मेरा काम एज एन इन्वेस्टमेंट बैंक, क्या स्टड को फुल सपोर्ट देना है? क्या मैं अगर बोलूं एक तरीके से, तो क्या मैं स्टड का इशू मैनेजर बन गया हूं कि आई हैव टू मैनेज ऑल द इश्यूज? एब्सोल्युटली, ठीक है। जब भी कोई कंपनी पहली बार आएगी तो वो आईपीओ लेके आएगी। कोई कंपनी अगर एक बार आईपीओ लेके आ चुकी है और फिर दूसरी बार पैसा रेस करने आती है तो उसको एफपीओ बोलते हैं, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। जैसे पतंजलि लेके आया था, तो पतंजलि ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी थी, उनको और पैसा उठाना था, तो उन्होंने क्या करा, बैंक से उधार नहीं लिया बल्कि अपने शेयर बेच के पैसा लिया है, ठीक है। फिर होता है प्राइवेट प्लेसमेंट। अब क्या होता है ना, 2 मिनट जरा समझना, आईपीओ और एफपीओ दोनों ही केसेस में आप पब्लिक के पास जाते हो और उनसे 10-10, 15-15, 20-20 हजार रुपए इकट्ठा करते हो, समझ रहे हो आप? तो यहां पर क्या कंप्लायंसेस की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है क्योंकि सीधे पब्लिक का इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है, एंड सेबी ये इंश्योर करता है कि मैं कुछ करूं ना करूं, पब्लिक का इंटरेस्ट हमेशा इंश्योर करूं। तो ये प्रोसेस बहुत लंबी हो जाती है। आईपीओ के केस में तो 6 महीने, साल भर, 2 साल भी लग जाता है एक आईपीओ आने में। तो सर फिर क्या करेंगे उतना टाइम तक? अगर अब जल्दी पैसा चाहिए और इक्विटी से चाहिए तो फिर हम प्राइवेट प्लेसमेंट करते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है, एचएनआईज होते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं, क्यूआईबी, ठीक है, जिनको सेबी क्वालिफाई करते हैं कि अरे नहीं आज से ये इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं, ठीक है। फिर एफआईआई होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ठीक है। एफडीआई, सॉरी, डीआईआई होते हैं, एफडीआई नहीं होते, डीआईआई होते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड। आप उनको डायरेक्टली बात करो ना, उनसे टेबल पे बैठ के बात करो, सेम डे चेक मिल सकता है क्या? मिल सकता है, प्राइवेट प्लेसमेंट अगर आप करते हैं तो, ठीक है। अब क्या होता है ना, जैसे ये आपका कोर इक्विटी कैपिटल मार्केट है, ईसीएम बोलते हैं इसको, ठीक है। बहुत एक्साइटिंग है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग करियर है। इसके अलावा रिसर्च में एक तो होता है इक्विटी रिसर्च, ठीक है। अब इक्विटी रिसर्च में क्या होगा, जरा 2 मिनट देखना। मैंने एक कंपनी के ऊपर रिसर्च करी, ठीक है, मैंने उसका बाय का कॉल दिया और ये रिपोर्ट मैंने मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। क्लाइंट ने मेरी रिसर्च रिपोर्ट से इंफ्लुएंस होके बाय करा, है ना, और इसने जैसे ही क्लाइंट ने बाय करा, मुझे बन गया, मेरा क्या बन गया, ब्रोकरेज। तो ये तो होता है जब रिसर्च आर्म आपका कोर इन्वेस्ट इक्विटी रिसर्च में काम करता है। जबकि आप देखोगे तो रिसर्च किसी भी चीज का हो सकता है। क्या इक्विटी का रिसर्च हो सकता है? हो सकता है। क्या करेंसी का रिसर्च हो सकता है? हो सकता है। क्या क्रूड ऑयल की रिसर्च रिपोर्ट बना सकते हो? बना सकते हो, ठीक है। क्या इकोनॉमिक रिसर्च हो सकता है? हो सकता है। क्या सेक्टोरियल रिसर्च हो सकता है? हो सकता है। तो सर आईबी के अंदर ये रिसर्च का काम क्या है? जैसे मान ले तेरे पास एक क्लाइंट का मैंडेट आया, बाई साइड क्लाइंट का, जो खरीदना चाहता है तेरे थ्रू, बोले यार मेरे को एक स्टील कंपनी एक्वायर करनी है, ठीक है, मेरे को गोल्फ कंपनी एक्वायर करनी है जो गोल्फ के किट बनाती है, गोल्फ किट बनाती है, क्लब्स बोलते हैं उनको। तो अब तू क्या करेगा? अब ये तू रिसर्च डिपार्टमेंट में, तो ये मैंडेट तेरे पास आएगा कि भैया एक काम कर, मेरे को है ना गोल्फ के मार्केट के ऊपर रिसर्च करके दे, ग्लोबल मार्केट पे रिसर्च कर, ठीक है, एशियन मार्केट पे रिसर्च कर, और इसका मेरे को टोटल एड्रेसेबल मार्केट निकाल के बता, टैन निकाल के बता। ये तेरा काम है एज ए रिसर्च डिपार्टमेंट। समझना, किसी पर्टिकुलर सेक्टर पे रिसर्च करनी है, इट इज योर जॉब।
ठीक है, किसी इकोनॉमी पे रिसर्च करनी है, इट इज योर जॉब। किसी इक्विटी पे रिसर्च करनी है, इट इज योर जॉब। ठीक है, सो बेसिकली बीइंग अ रिसर्च गाय इन एन इन्वेस्टमेंट बैंक, क्या आपका काम आपकी मेन आईबीडी टीम को असिस्ट करना होता है क्या? एब्सोल्युटली। उनको जो जरूरत होगी मैं पूरा करके दूंगा, यही मेरा काम है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है ये? इसके बाद आता है वेल्थ मैनेजमेंट। एक्साइटिंग चीज बहुत है, आप देखिएगा। ठीक है, वेल्थ मैनेजमेंट में क्या होता है? फैमिली ऑफिस है। अब जैसे एक काम बात बताता हूं आपको, मुकेश अंबानी जी, ठीक है, लाखों करोड़ों रुपए की वेल्थ इकट्ठी कर ली है। ठीक है, बट अगर आज आप उनको बोलोगे ना कि मुकेश भाई ये लो 1,000 करोड़ रुपए और स्टॉक मार्केट में बैठ के ट्रेडिंग करो, समझना, ही माइट मिजरेबली फेल। ही माइट फेल मिजरेबली। वाई? मुकेश अंबानी sir is very good in performing business and doing business and expanding business, right? But he is not good in conducting and performing investment or doing trading. आप समझ रहे हो? एक अच्छा बिजनेसमैन बाय डिफॉल्ट एक अच्छा इन्वेस्टर हो जाए इसकी जरूरत नहीं है। तो क्या करते हैं ये लोग? तो मुकेश भाई ने क्या करा? मुकेश भाई ने एक काम करा, 10,000 करोड़ रुपए एक साइड में अलग से कंपनी बना ली, ठीक है, रख के, और ये कंपनी ने स्किल्ड लोगों को हायर करा। स्किल्ड लोग कौन होंगे? एक्स इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं, है ना, एक्स इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हैं, पुराने लोग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मैनेजर्स हैं, उन लोगों को हायर करा और उन लोगों का काम है ये 10,000 करोड़ रुपए को इन्वेस्ट करना। तो ये जो अलग से एक एंटिटी बनाई ना मुकेश भाई ने 10,000 करोड़ रुपए की, इसको बोला जाता है फैमिली ऑफिस। ये बेटा आज के टाइम पे पूरे हिंदुस्तान में मशरूम जैसे ग्रो हो चुके हैं, छोटे छोटे, समझ रहे हो? बिल्कुल छोटे 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 मशरूम। आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और बहुत सीखने को मिलता है। एस्टेट प्लानिंग, अगला देखते हैं। एस्टेट प्लानिंग आपने देखा होगा, एक है केवी कामत सर। तो अगर आपको याद हो तो केवी कामत 2000 अर्ली 2000 की बात है, आपको नहीं याद होगा, ठीक है, और राम जेठमलानी हु वाज अ वेरी सीनियर एडवोकेट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। इन दोनों ने मिलके कोकिलाबेन अंबानी के स्पेशल रिक्वेस्ट पे प्रॉपर्टी का बंटवारा करा था अनिल और मुकेश के बीच में। ये होता है स्टेट प्लानिंग। अब आपको लग रहा है हल्का पतला काम है? बिल्कुल भी नहीं। जस्ट इमेजिन, आज अगर एक व्यक्ति है जिसकी 10 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है और उसके 4 बच्चे हैं, चारों में बांटना है, इक्वली बांटना है। 2500 करोड़ रुपए इज नॉट इक्वल, ठीक है। तो इसके लिए इट इज अ स्पेशलाइज्ड निश एरिया, बहुत छोटा एरिया है। रिटायरमेंट प्लानिंग आप लोगों ने देखा होगा, जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल एक है हैप्पीएस्ट माइंड करके कंपनी है ना। अब हैप्पीएस्ट माइंड करके कंपनी है, प्रमोटर जो है कंपनी के, जो एमडी सीईओ है, ही इज अ 60-70 ईयर ओल्ड गाय। उनसे जब पूछते हैं कि सर आपका सक्सेशन प्लानिंग बता दो, वो सवाल को डिच कर देते हैं। मुकेश अंबानी जी को देखिए आज के टाइम पे, क्या बच्चों के हाथ में धीरे धीरे चीजें देते जा रहे हैं। तो ये कौन प्लान करता है? मुकेश भाई प्लान करेंगे। उनको एक्सपीरियंस है क्या रिटायर होने में? बार बार रिटायर होता है हर 2 साल में? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट बैंक होता है, वो प्लान करता है। सर प्राइवेट ट्रस्ट क्या होती है? बहुत सिंपल है। जैसे एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं, काफी सालों पुरानी बात है। जैकी दादा है, जग्गू दादा, जग्गू श्रॉफ। इसने क्या करा, इसने स्विट्जरलैंड के अंदर एक प्राइवेट ट्रस्ट बनाई 100 करोड़ रुपए की। उस ट्रस्ट का नाम क्या रखा पता है? उस ट्रस्ट का नाम रखा टाइगर श्रॉफ वेलफेयर ट्रस्ट। टाइगर श्रॉफ वेलफेयर ट्रस्ट। अब क्या होता है, अगर जग्गू दादा कोई बिजनेस करते हैं और वो बिजनेस में डूब जाता है, तो क्या जग्गू दादा का घर बिकेगा? बिक जाएगा। जग्गू दादा का ऑफिस बिकेगा? बिक जाएगा। वो छोटा सा प्लांट जो लटका के रखते हैं वो भी बिक जाएगा, वो भी बिक जाएगा। लेकिन क्या पूरी दुनिया में कोई भी व्यक्ति इस ट्रस्ट को टच कर सकता है? ना 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 ना, ट्रस्ट को आप टच नहीं कर सकते। सर अगर ये ट्रस्ट जो 100 करोड़ रुपए है, यही अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग का अमाउंट हो तब टच हो जाएगा। मतलब तू बैंक लूट के आया और तूने ट्रस्ट खोल दी और तू बोल रहा है देखो बताया था ट्रस्ट को टच नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता।
एक नंबर के पैसे से खुली हुई होना चाहिए ट्रस्ट वो पहले, ठीक है। अब ये 100 करोड़ रुपए जो जग्गू दादा ने, एक एग्जाम्पल दिया मैंने, 100 करोड़ रुपए जो जग्गू दादा ने ट्रस्ट में डाले हैं, ये क्या 100 करोड़ रुपीज आइडल पड़े रहेंगे एज इट इज? आपको ये लगता है? बिल्कुल भी नहीं, समझना, बिल्कुल भी नहीं। क्या इसको आप इक्विटी मार्केट्स में लगाओगे? लगाओगे। द मोमेंट आप लगाते हो, क्या फिर से आपका रोल आ गया? क्या यहां पर फिर से आपका रोल आ गया? ठीक है। अभी जैसे अपन ने समझा ब्रॉडर लेवल पे कि आईबी समझा, इक्विटी कैपिटल मार्केट समझा, रिसर्च समझा, ठीक है, वेल्थ एंड एसेट मैनेजमेंट समझा। ये दो चीजें हैं जो बचती है। मैं इन दोनों को एक एक करके समझाता हूं, कोई पीपीटी की जरूरत नहीं, हम ध्यान से सुनोगे आपको समझ में आएगा। ये डेट सिंडिकेशन है, नाम से ही समझ में आ रहा है। डेट मतलब लोन, सिंडिकेशन मतलब अरेंज करना। अगर आपके पास एक क्लाइंट आया, बोला सर मुझे 800 करोड़ रुपए की जरूरत है, आप उसको ईसीएम में खींच के ले जा रहे हो, इक्विटी कैपिटल मार्केट्स, बोले ना 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 ना, इक्विटी इक्विटी नहीं चाहिए, बहुत टाइम लग जाता है, बहुत लंबी प्रोसेस है। या फिर आई डोंट वांट टू डाइल्यूट माय स्टेक इन माय कंपनी, मुझे मेरी कंपनी में अपना स्टेक डाइल्यूट नहीं करना है, तो मैं क्या करूं फिर? तो बोले आप लोन ले लो 800 करोड़ का। बोले आप हेल्प करोगे? बोले बिल्कुल करेंगे, इन्वेस्टमेंट बैंक हमने इसीलिए खोली है। तो आप क्या करते हो? अपने क्लाइंट को क्या बैंक्स के साथ कोऑर्डिनेट कराते हो। यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड टू एंड डेट, यू विल बी एक्टिंग एज अ ब्रिज बिटवीन द बैंक एंड द क्लाइंट, ठीक है। ये हो गया डेट सिंडिकेशन। बहुत छोटा वर्क प्रोफाइल है। इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है डेट सिंडिकेशन जैसे प्रोफाइल में मैं समझाता हूं। जैसे इंडिया में मान लो 5 बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, 5 में से 2 इन्वेस्टमेंट बैंक डेट सिंडिकेशन का काम करते ही नहीं, अब सिर्फ 3 बैंक्स ही करते हैं। अब तू 3 में से किसी एक बैंक में डेट सिंडिकेशन की पोस्ट पे लग गया, तो होगा क्या ना, जब तक बाकी किसी दूसरी बैंक में डेट सिंडिकेशन का रोल नहीं आएगा, तब तक तू इसको सिलेक्ट छोड़ नहीं सकता। तो ये एक बहुत बड़ा मेरे हिसाब से एक बॉटल नेक होता है जो मेरे लिए आ जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है जी, एक इन्वेस्टमेंट बैंक है, उसने पैसा कमाया, कमीशन बाजी करी, खूब का पैसा बनाया, पैसा बना बना के रख दिया साइड में, क्या करें उसको म्यूचुअल फंड में डाल दें, है ना। फिर हम हमारे ही पैसे को अगर म्यूचुअल फंड में डालने लग गए, तो हम किस ना काम के इन्वेस्टमेंट बैंक? तो हम क्या करते हैं, हम लोग है ना इन पैसों से ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं। सर क्या वाकई में ऐसा होता है क्या कि कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक खुद से ट्रेड करता है? होता है ना, इन्वेस्टमेंट भी होता है। मतलब जैसे गोल्डमैन के पास पैसा पड़ा हुआ है, अभी अगर आप देखोगे तो गोल्डमैन ने भी रिसेंटली लक्ष्मी डेंटल करके एक कंपनी है, 4-5% स्टेक खरीद लिया उसने, धीरे 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 करके, ठीक है। तो इनके पास, गोल्डमैन के पास अगर पैसा पड़ा हुआ है, अपने पास पैसा रखा हुआ और उसको वो ट्रेडिंग करता है, तो उसको बोला जाता है प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग, है ना, कि आप खुद के लिए ट्रेडिंग कर रहे हो। सर अगर मैं 100 रुपए लेके खुद के लिए ट्रेडिंग करूंगा तो उसको भी प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग बोलूंगा? बिल्कुल, उसको भी प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग बोलेंगे। आई होप आपको पिछले 20-25 मिनट में एटलीस्ट ये तो समझ में आया कि इन्वेस्टमेंट बैंक्स के जो डिफरेंट डिफरेंट वर्टिकल्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं और अपन ये देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट बैंक्स में कितने अलग अलग रोल्स होते हैं, है ना। तो जैसे इन्वेस्टमेंट बैंक को आप देखोगे तो 3 हिस्सों में बटा हुआ है। एक होता है फ्रंट ऑफिस, एक होता है मिडिल ऑफिस और एक होता है बैक ऑफिस। फ्रंट ऑफिस का क्या मतलब है? क्या ये हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेट करते हैं? क्या हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेशन होता है? क्या डायरेक्ट डायरेक्ट क्लाइंट डीलिंग होती है? क्या फेस टू फेस? यस, डायरेक्ट क्लाइंट इंटरैक्शन होता है आपका, समझना, सीधे क्लाइंट के साथ आप इंटरैक्ट करते हो, ठीक है। सर कुछ एक चीजें बता रहे, वही जो आपने बताया था, इन्फोसिस आया, आपको मैंडेट दिया, अब आप रिसर्च कर रहे हो, टारगेट स्काउट कर रहे हो, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस कर रहे हो, नेगोशिएशन तक चीजें जो ये फ्रंट ऑफिस करता है, ठीक है। सारी बातचीत, प्रपोजल पुश करना, ये सब काम, प्रपोजल लेके आना कि भाई हम इन्वेस्टमेंट बैंक, क्या है काम हमसे करा लीजिए, ठीक है। बिजनेस लेके आना, ये सारा काम फ्रंट ऑफिस का है। मिडिल ऑफिस क्या करता है? मिडिल ऑफिस का काम जैसे रिस्क मैनेजमेंट ना, ट्रेड को सेटल करना,
आपने कोई भी ट्रेड करा है तो उसको सेटल करना। फाइनेंशियल मॉडलिंग की जो टीम होती है जो बैठ के फाइनेंशियल मॉडल बनाती है वो मिडिल ऑफिस में। रिसर्च टीम जो है वो सब मिडिल ऑफिस में। कौन सा इक्विटी रिसर्च वाला? नहीं नहीं, वो तो फ्रंट ऑफिस है। मैं रिसर्च टीम की बात कर रहा हूं जो आईबी को असिस्ट करती है ना, कि गोल्फ के ऊपर रिसर्च लिख के देते, वो लिख के दे। तो बेसिकली मिडिल ऑफिस का काम क्या फ्रंट ऑफिस को डायरेक्ट सपोर्ट देना है? क्या डायरेक्ट सपोर्ट देना है। फिर बैक ऑफिस के अंदर क्या होता है? बैक ऑफिस के अंदर अकाउंटिंग होती है ना, रिकॉर्डिंग, रिकंसिलिएशन परफॉर्म होता है कि सब सही है कि नहीं है, जिसको जितना पैसा देना था उतना दिया कि नहीं दिया, जिससे जितना लेना था उतना लिया कि नहीं लिया। ठीक है। फिर इसके बाद बैक ऑफिस के अंदर आपका अकाउंटिंग हो गया, रिकंसिलिएशन हो गया। इसके बाद आपका बैक ऑफिस का और भी रोल आते हैं ना। यस, ऑप्स रिलेटेड सारे रोल्स हैं, ऑपरेशंस रिलेटेड सारे रोल्स हैं। केवाईसी करना है आपको, वो बैक ऑफिस करेगा। ठीक है, फ्रंट ऑफिस कभी नहीं करेगा। केवाईसी एएमएल करना है वो सब बैक ऑफिस करेगा। बिलिंग करनी है बैक ऑफिस करेगा। अकाउंटिंग करनी है बैक ऑफिस करेगा। तो क्या ये डेस्क जॉब हो जाता है क्या? एब्सोल्युटली, ये तो पूरा का पूरा डेस्क जॉब है ना। आराम से बैठो, काम करो अपना मस्ती में। ठीक है, देखो जी इधर समझना। अब मुझे एक बात ये बताइए कि ये तो समझ में आ गया कि इन्वेस्टमेंट बैंक जो है वो क्या क्या काम करते हैं और कौन कौन से रोल में परफॉर्मेंस देते हैं। आप ये बताओ कि मुझे, मेरे लिए कौन कौन लोग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के एम्प्लॉयर्स हैं और मुझे कितना पैसा मिलेगा। तो मैंने यहां पर एम्प्लॉयर्स को भी 3-4 कैटेगरी में डाला हुआ है। सबसे पहले आता है बल्ज ब्रैकेट बैंक्स, है ना। ये इतने बड़े बैंक हैं, क्या ये ग्रेजुएट को हायर करेंगे फॉर एन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रोल? बिल्कुल भी नहीं। दे नीड CFA level 2 guys, they need chartered accountants, they need MBAs from a good college. सर सैलरी कितनी होगी बल्ज ब्रैकेट बैंक्स के अंदर? सैलरी होगी एनीवेयर बिटवीन 10 to 20 lakhs, एनीवेयर बिटवीन, स्टार्ट्स विथ 9-10 लाख रुपीज से ऊपर नीचे हो सकता है। डोंट टेक एनीथिंग ऑन द फेस वैल्यू, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर अलग अलग होता है, पैकेज साइज अलग अलग होता है, हर स्टूडेंट जो अपियर होता है उसका इंपॉर्टेंस अलग होता है ऑर्गेनाइजेशन की नजर में। तो आपका दोस्त है और आप वो दोनों हो सकता है सेम पोजीशन के लिए लगे, बट आप इंटरव्यू में अच्छा खेल गए तो आपको पैसा ज्यादा मिल जाएगा। तो गोल्डमैन है, मॉर्गन स्टैनली है, जेपी मॉर्गन है, ठीक है, ये सब बल्ज ब्रैकेट बैंक है। दुनिया के जो बड़े बड़े बैंक है, जैसे जेपी मॉर्गन दुनिया का सबसे बड़ा बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक। अब यहां पर होता क्या, इसका एक डिसएडवांटेज है बहुत बड़ा बल्ज ब्रैकेट में काम करने के लिए, काम करने का। जैसे मान लो यहां पर इनिशियल एक प्रेजेंटेशन है जो आपको क्लाइंट को देनी है, फिर क्लाइंट ने आपको मैंडेट दिया तो यहां पर आप टारगेट सेट कर रहे हो, फिर आप कोई रिसर्च कर रहे हो, फिर वैल्यूएशन हो रहा है, फिर फाइनेंशियल मॉडलिंग हो रहा है, फिर फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस हो रहा है और आखिरी में नेगोशिएशन हो रहा है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या आती है पता है, अगर तू ये रिसर्च डिपार्टमेंट में है ना तो तुझे, और तू बल्ज ब्रैकेट बैंक में, तो तुझे ये पता ही नहीं चल पाएगा कभी भी कि इस डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है और इस डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है, कभी पता नहीं चल पाएगा। इनफैक्ट ये भी पता नहीं चल पाएगा कि जो तूने काम करके दिया है इसका इंपैक्ट, एंड इंपैक्ट कैसा जा रहा है। समझ लो, ये आपको नहीं पता चलेगा कि इसका आखिरी इंपैक्ट क्या है। मतलब बल्ज ब्रैकेट बैंक इतनी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होती है और इतनी ज्यादा ओवर क्राउडेड होती है, ओवर स्टाफ्ड होती है कि आपको सिर्फ अपने काम पे फोकस रखना है। इतना सिस्टमैटिक काम है, सब कुछ अच्छा है, पे इज वेरी गुड, सैटरडे संडे ऑफ है, हो सकता है वर्कलोड थोड़ा कम हो जाए, बट इंश्योर दैट टू गेट द आइडिया ऑफ द इंटायर डील इट माइट टेक फ्यू ईयर्स फॉर यू। आप सीनियर पोजीशंस पे जाओगे तब आपको मोटा मोटा अंदाजा लगेगा कि यहां पर क्या होता है और यहां पर क्या होता है, फिर आप बोलोगे अच्छा तो ऐसे एंड टू एंड एक डील कंप्लीट होती है। बल्ज ब्रैकेट बैंक में शुरुआत करना अपने करियर की विद दीज काइंड ऑफ बैंक्स नॉट एडवाइजेबल। सर सैलरी ज्यादा मिल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू गो फॉर सैलरी राइट नाउ। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इलीट आईबी फर्म्स है। अब इसमें से जो रॉथस्चाइल्ड एंड कंपनी है, एवरकॉर है, लजार्ड है, ये सब है ना, इंडियन भी हो सकती है, बाहर की भी हो सकती है, बट ये बल्ज ब्रैकेट नहीं है। यहां पर क्या होगा, यहां पर आपको थोड़ा सा कस्टमाइजेशन ज्यादा मिल जाएगा। सर सैलरीज बता पाएंगे?
elite IB firms की, हाँ, anything above 11 lakh, 10 to 11 lakh plus. Again यार bro, the salary depends on your qualification. आपकी क्वालिफिकेशन पे डिपेंड करती है ना क्या सैलरी है, ठीक है. फिर आती है रीजनल आईबी फर्म्स, नॉर्दर्न आर्क कैपिटल, एवेंडस कैपिटल, फेलिक्स एडवाइजरी. ये लोग ग्रेजुएट्स को भी हायर करते हैं. तो अगर आप जैसे प्लेन ग्रेजुएट हो, प्लेन ग्रेड करा हुआ है आपने, टीयर 2 टीयर 3 से एमबीए करा हुआ है, तो दे विल पे यू एनीवेयर बिटवीन 4 to 5 लाख. आप चार्टर्ड अकाउंटेंट, दे विल पे यू 9 लाख रुपीज. आप चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी और ज्यादा कुछ सीएफए वगैरह करा हुआ, एनीवेयर बिटवीन 6 to 9 लाख रुपीज. समझना. यहां पर एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है, छोटी फर्म है तो एक तो स्टाफ स्ट्रेंथ बहुत छोटी होती, दीदी भैया वाला कल्चर ज्यादा हो जाता है, ठीक है. फिर ये जो अलग अलग स्टेप है ना, एक बार अगर फर्म में डील आ गई और तू उस डील में लग गया, तो यू विल बी ओवरलुकिंग दैट डील एंड टू एंड. आपको पूरा का पूरा एक्सपीरियंस मिलेगा उस डील का कि ये डील इधर से इधर तक कैसे ऑपरेट कर रही है, कैसे फंक्शन कर रही है, ठीक है. फिर क्या होता है जी, तो यहां पर इसलिए मैं मेरे सारे स्टूडेंट्स को एडवाइस करता हूं, अगर पॉसिबल हो तो रीजनल आईबी फर्म्स में जाओ, अगर पॉसिबल हो तो बुटीक आईबी फर्म्स में जाओ, रादर देन डायरेक्टली गोइंग विद अ बिग ब्रांड नेम. बच्चा क्या करता है, उसको चाहिए गोल्डमैन, है ना, उसको चाहिए जेपी मॉर्गन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आगे दिक्कत आती है. इफ यू रियली वांट टू बिकम अ वाइस प्रेसिडेंट इन जेपी मॉर्गन वन डे, आई वुड से स्टार्ट स्मॉल. आप छोटा शुरुआत कीजिए, आप जेपी मॉर्गन के आप खुद का जेपी मॉर्गन बना दो, ठीक है. लास्ट में आती है बिग फोर फर्म्स. पीडब्ल्यूसी लिखा नहीं मैंने इसमें, बिग फोर फर्म्स आती है. अब क्या है भाई इसके अंदर, जैसे बिग फोर फर्म्स हैं, सारे फॉर्च्यून 500 कंपनीज को ऑडिट कर रहे हैं हम लोग, है ना. कईयों का इनकॉर्पोरेशन हमने किया है, कईयों के मर्जर्स वगैरह. तो जब हम दूसरा काम कर रहे हैं तो क्यों ना इनका आईबी रिलेटेड काम भी लिया जाए, एक सिनर्जी क्रिएट करी जाए. और अपनी रेप्यूटेशन तो है ही, केपीएमजी, डेलॉयट, ईवाई, रेप्यूटेशन तो अपनी बड़ी है. समझिए मेरी बात. क्या आप लोगों को ये समझ में आ रहा है? तो अब इन लोगों ने भी ये काम शुरू कर दिया है. सर यहां पर सैलरी क्या होगी? ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू दिस, सेम. मतलब क्या ये वैल्यूएशन के रोल में लेके क्या 4 लाख रुपए की सैलरी देगा क्या? हाँ, अगर तू ग्रेजुएट है तो, प्लेन बीकॉम करा है तो. क्या खराब है क्या 4 लाख की सैलरी प्लेन बीकॉम में? आप देखो कॉल सेंटर पे बच्चे काम कर रहे हैं यार, कस्टमर सर्विस का 3-3, 4-4 लाख पे, उससे तो बहुत बेहतर है. पढ़ाई करना, सीएफए बन जा, 8 लाख 10 लाख रुपए का पैकेज लेके जा, 15 लाख का पैकेज लेके जा. सीए बन जा, 10 लाख 15 लाख का पैकेज लेके जा, मना किसी ने नहीं करा है, ठीक है. यहां पर थोड़ा स्ट्रेस भी ज्यादा होता है. बिग फोर है तो वो तो स्ट्रेस लेके आएगा ही आएगा, तो बोले ही हुआ है बाय डिफॉल्ट. इफ इट इज अ बिग फोर, इट हैज टू बी स्ट्रेसफुल, ठीक है. तो अब सर बात आती है कि मैं इन्वेस्टमेंट बैंकर कैसे बन सकता हूं? क्या ये वाकई में बहुत आसान है? नहीं, आसान तो नहीं है, ठीक है. और एक प्रॉपर रोड मैप चाहिए आपको, ठीक है, जिसके थ्रू आपकी जर्नी इजी हो जाए. सी, नथिंग इज इजी इन दिस वर्ल्ड, बट फिर भी रिलेटिवली बेटर हो जाए एज कंपेयर टू पीयर्स. सर क्या आप ये बता सकते हो कि आप मेरी मदद कैसे करोगे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में? तो देखो, शुरुआत में है ना, मैं फिर बता रहा हूं आपको, आई एम नॉट हियर टू सेल यू एनीथिंग, ठीक है. मैं आप लोगों को गाइड करने आया हूं. मैंने देखा है बच्चे शुरुआत में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के नाम पे 70,000, 70,000 से लेकर के 1-1 लाख, 1.5 लाख रुपए तक के प्रोग्राम्स ये लोग खरीद लेते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के नाम पे सिर्फ, है ना. एंड बाद में दे फील रिग्रेट कि अरे कहां खरीद लिया, कहां फंस गए, ये चीज तो मेरे को करनी नहीं है. तो मैं जो आपको आगे गाइड कर रहा हूं, ये पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है. अभी समर वेकेशंस भी चल रहे हैं, समझना. अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देख लिया, आप 34th मिनट पे भी मेरे साथ हो, ठीक है, तो वाकई में आप बहुत सिंसियर हो. मुझे बताना कि हाँ मैंने पूरा देखा है, ठीक है. हमें भी मोटिवेशन मिलता है ब्रो, ये सब करने में एफर्ट लगता है, ठीक है. तो मैं आपको जो रोड मैप दे रहा हूं वो पूरा का पूरा फ्री है, प्योर फ्री रोड मैप है, ठीक है. सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपन फ्री में स्टार्ट करेंगे. तो सर फ्री में कैसे स्टार्ट करूं? सेल्फ प्रमोशन नहीं है, वाकई में बहुत लॉजिकल है. वैल्यूएशन स्कूल का इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर. डेली बेसिस पे तेरे को बहुत इंपॉर्टेंट, ज्यादा नहीं होता, हफ्ते में 4 या 5 कंटेंट डलते हैं इस पे.
बट जो कंटेंट पीस उसके पीछे जो रिसर्च होती है, आई वांट यू टू रीड दैट एवरी डे। आपको ये लगता है मैंने लाइक्स और कमेंट्स के लिए लाया हूं? पागल हो? दैट इज वी आर डूइंग इट फॉर यू, राइट? टीवीएस वीकली, सर ये क्या चीज है टीवीएस वीकली? ये सबस्टैक पे बनाया हुआ हमारा एक ब्लॉग है जिसको हम वीकली बेसिस पे लिखते हैं, हर फ्राइडे रिलीज होता है। अगर आप देखोगे तो इसके अंदर आपको सेक्टर स्पेसिफिक, कॉरपोरेट वॉर्स, ठीक है, जियो पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स से रिलेटेड इन डेप्थ लर्निंग मिलेगी। लाइक फॉर एग्जाम्पल डिजाइंड इन कैलिफोर्निया, मेड इन इंडिया, स्पार्कलिंग गाइड टू ज्वेलरी सेक्टर, ठीक है, ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। विल JSW गो ग्रीन और गो होम, यूके इंडिया भाई भाई, हाउ महिंद्रा गॉट SML फॉर पीनट्स, समझना, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। इसके अलावा ये जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूं, ये फुल कोर्स है भाई, फुल फ्री प्रोग्राम। आप क्या करेंगे? आप लोग क्या करेंगे? सबसे पहले तो फिनेंशियल मॉडलिंग स्टेप बाय स्टेप, लर्न फिनेंशियल मॉडलिंग स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे? यू विल, ये पूरा देखना, 17 18 19 घंटे का प्रोग्राम है। आई कैन अश्योर यू, फाइनेंशियल मॉडलिंग का बेसिक प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट इससे बेहतर नहीं हो सकता। ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या फाइनेंशियल मॉडल का एक्सपर्ट बनना ऑब्जेक्टिव है? नहीं। बिफोर वी पे टू एनीवन, मुझे नहीं, किसी को भी अगर पे करना है तो उसके पहले आप एक वाटर टेस्टिंग कर लो कि पानी ठंडा है कि गर्म है, फ्री में। ये उसके लिए है, ठीक है। 37 वीडियोज हैं, आप देख सकते हैं यहां पर, और सब बड़े बड़े वीडियोज हैं। वैसे ही बेसिक्स ऑफ इक्विटी रिसर्च में आप देखेंगे 20-21 वीडियोज हैं, ठीक है। ये भी बेसिक सीरीज है। इसके अलावा अगर आपको जब ये, और यहां पर भी ये YouTube चैनल के अलावा भी मैं बताता हूं, हमारे YouTube चैनल पे इन सीरीज के अलावा 1 पेजर रिपोर्ट है, ठीक है, म्यूचुअल फंड एनालिसिस सीरीज है, मैनेजमेंट एनालिसिस सीरीज है। आप ये सारी देखिए बिल्कुल शांति से, और उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं मुझे तो और एडवांस में जाना है, और नाउ आई हैव डिसाइडेड दैट आई वांट टू मेक माय करियर इन फाइनेंस, देन वी हैव 2 प्रोग्राम्स, ठीक है। नंबर 1 वी हैव इक्विटी रिसर्च कोहर्ट, अगर आपको लगता है कि आपको कोर इक्विटी रिसर्च में जाना है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, वैल्यूएशन जैसे प्रोफाइल्स में जाना है, देन वी हैव एडवांस्ड वैल्यूएशन एंड फाइनेंशियल मॉडलिंग फॉर यू। बट द आइडिया इज, सबसे पहले ये डिसाइड कर कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है कि नहीं जाना है। ये प्रोग्राम पे डायरेक्टली जंप करने से बहुत बेहतर है कि ये जो फ्री की प्लेलिस्ट दी हुई है ना आपको, आप पहले इसको देखिए, ठीक है। ये जो भी फ्री की प्लेलिस्ट आपको दी है, सबसे पहले आप इसको देखिए, बाकी सब चीजें आप बाद में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्या ये चीज सभी लोगों को समझ में आ रही है? यहां तक क्लियर है? ठीक है। आप अगर चाहो तो आप मुझे फॉलो भी कर लेना इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, ठीक है। लिंक्डइन पे हमारा पेज भी है, मैंने सारी लिंक आपको नीचे दे दी है, ठीक है। पूरी प्लेलिस्ट देखो, आराम से डिसाइड करो। समर वेकेशंस है, आपको किसी और करियर पाथ के ऊपर अगर डिटेल में गाइड चाहिए हो तो मुझे बताना नीचे कमेंट में लिख के, और ऐसे भी कमेंट में लिख के बताना, अच्छा लगता है, ठीक है। आई होप आपको एक डायरेक्शन मिली होगी, एक बेसिक डायरेक्शन मिली होगी, एंड आई एम हियर। आप प्लीज जाके वैल्यूएशन स्कूल का चैनल जरूर चेक कीजिए, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बच्चे बोलते हैं कि हम बहुत अच्छा काम करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।